मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले को पद्म विभूषण योगी आदित्यनाथ ने कहा था देने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था या यहाँ संगठन से मांग थी? किसकी मांग थी? विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि हमारे लोगों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलवाई, राम भक्तों को मरवाया, और यहां तक कहा कि अगर मुझे दोबारा चलवानी पड़ेगी, तिबारा चलवानी पड़ेगी तो फिर चलवाऊंगा। अगर वो चीज मुझे, अगर वो आदेश फिर देना होगा तो मैं फिर दूंगा। उस मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण योगी आदित्यनाथ ने कहा था देने के लिए। वो कि आपके केंद्रीय नेतृत्व ने डिसाइड किया, अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया ना कि इनको पद्म विभूषण देना है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं की है। मैं उत्तर प्रदेश में, मैं लखनऊ में 4-5 दिन था, फिर मैं अभी काशी आया हूँ, बनारस में हूँ। मैं लखनऊ इसलिए गया क्योंकि आप सबको पता था कि जो बवाल चल रहा था केंद्र का और लखनऊ के बीच में, और योगी रहेंगे हटेंगे, ये सारी बातें चल रही थी। तो मैं इस समस्या की जड़ तक जाने का प्रयास कर रहा था ताकि आपको कुछ वो सूचनाएं दे सकूं, वो जानकारी दे सकूं जो आपको दिल्ली में बैठ के मैं मुहैया नहीं करा सकता था। तो लखनऊ आया मैं, यहाँ पे कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों से मिला, यहाँ पे जो कुछ कार्यकर्ता हैं संगठन के उनसे मिला, संगठन के पदाधिकारियों से मिला, सरकार में कार्यरत कुछ लोगों से मिला मैं, और उनसे समझने की कोशिश की कि ये जो पूरा बवाल चल रहा है इसके पीछे क्या है, इसकी जड़ में क्या है, ताकि आपको मैं एक सही पिक्चर में आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, एक सही आपको जानकारी दे सकूं, जो कि दिल्ली में बैठ के या बॉम्बे में बैठ के जो लोग आपको दे रहे हैं वो कितना सही है गलत है, क्योंकि वो तो खुद ग्राउंड पे आए नहीं, तो उन्हें उस चीज़ के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे आया, लोगों से मिला हूँ, कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ पत्रकारों से जो रेगुलर यहाँ पे विधानसभा कवर करते हैं, यहाँ पे जो अलग अलग मंत्रालय कवर करते हैं लखनऊ में, उनसे बातचीत की, उनसे बातचीत करके कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है, और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको पता होगा कि हमने करीब 15 दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि योगी जी को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि उनको हटा वही सकता है जिसने उनको लगाया हो। जिसने उनको नहीं लगाया वो उनको नहीं हटा सकते। और वही आपको 4-5 दिन पहले आपको पता चला होगा जब मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई दिल्ली में, तो वहाँ पे ये निर्णय हो गया और वहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया कि योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और बाकी जो भी शिकायतें हैं, जिसकी जो भी शिकवे हैं, वो संगठन के स्तर पे और जो अंदरूनी बातचीत है उसके जरिए जो है वो निपटाए जाएंगे। और ये जो सारा का सारा प्रपंच फैलाया गया है, ये सारा का सारा प्रपंच लपेटा जाए, और ये निर्णय हो गया। और योगी जी, उसके बाद आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हमने प्रेडिक्शन कर दी थी, हमारी प्रेडिक्शन सही हो गई, देखिए हमने कहा था ऐसा होगा, ऐसा ही हुआ। सब कुछ ठीक है, जिसको जो क्रेडिट लेना है ले, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि ये निर्णय जो हुआ है ये अंतिम निर्णय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अब योगी जी के लिए चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं और योगी जी के ऊपर सर पे हाथ आ गया केंद्रीय नेतृत्व का भी, और योगी जी अब 5 साल स्मूथली जो है सरकार चलाएंगे और योगी जी का कोई विरोध नहीं होगा। ये एक शांति क्रिएट की गई है, क्योंकि नुकसान हो रहा था, अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हार रहे थे योगी विरोध के चक्कर में, संगठन में टूट फूट के कारण बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो नाराज थे, गालियां पड़ रही थी सोशल मीडिया पे अलग अलग जगहों पे। तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया और ये सारी बातें हुई हैं। अभी जो विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, उन उपचुनावों के जब नतीजे आएंगे तब आप देखेंगे कि इन चुनावों के जो नतीजे के बाद अगर जो भी रिजल्ट आएंगे, और एक बार फिर से ये एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी योगी विरोध की, और कहा जाएगा कि देखें योगी के विरोध में आवाजें उठ रही हैं, ब्राह्मण नाराज हो गया है। अच्छा, आपको मैं एक चीज बता दूं, जनरल कैटेगरी के जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश में वो कितने हैं? जनरल कैटेगरी के वोटर अगर मैं आपको बताऊं तो 7% राजपूत हैं, 10% ब्राह्मण हैं, और 2% भूमिहार हैं, और 2% वैश्य समाज के लोग हैं। तो इसमें जो है वो एक सेंधमारी का जो प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, आपको अगर याद होगा तो विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो माता प्रसाद पांडे को जो है वो समाजवादी पार्टी ने यहाँ विधानसभा में बनाया है। अब भाई उनका जो पीडीए का जो फॉर्मूला था कि भाई पिछड़ा, दलित और जो अल्पसंख्यक कहा जाता है, कि भाई पिछड़े जो ओबीसी हैं, दलित जो है वोटर उसको, और जो अल्पसंख्यक हैं इनको अगर इनको मिलाया जाए तो हमारा जो है परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो वो परफॉर्मेंस तो खैर इन्होंने अपना अच्छा किया, और बड़ी बेवकूफ़ी भी भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी की कि जिस तरह से उन्होंने टिकट वितरण किए, और जो लोकल लीडरशिप थी उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ की, उनके बोले हुए कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया गया, दिल्ली में बैठकर टिकट डिसाइड किए गए, जिन साहब ने किया था डिसाइड वही सारा मुहिम भी लीड कर रहे हैं, सभी को पता, कोई तो ओपन सीक्रेट है कि वो सारी की सारी जो मूवमेंट लीड कर रहे थे। तो अब
दिल्ली में बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये लोकसभा चुनाव योगी ने हरवाए, जिसको अखिलेश यादव सपोर्ट करते हैं। लोकसभा में भी उन्होंने सपोर्ट कर दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि इनको जो है दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन्होंने इनको चुनाव हराया उत्तर प्रदेश में उसको ये हटा भी नहीं पा रहे। उन्होंने बोला, तो टॉन्ट मारा कि भाई उनका जो एक नैरेटिव है केंद्रीय नेतृत्व का, उसको अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक लखनऊ का नैरेटिव है कि भाई हमारे हिसाब से तो टिकट दी ही नहीं आपने। जब हमने कहा कि भाई आप राम प्रसाद को टिकट दीजिए, आपने राम प्रसाद को टिकट नहीं दिया, आपने श्याम प्रसाद को टिकट दी। तो जब आपने हमारे बोले हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं दी तो हार का ठीकरा आप हमारे सर पे फोड़ कैसे सकते हैं? आप राम प्रसाद को टिकट देते, राम प्रसाद हार जाता तो हम मान लेते भाई चलो हमारी गलती है, हमारी इनकॉम्पिटेंस है, हमारे संगठन में कमी है, हमने ढंग से चुनाव प्रचार नहीं किया, हमने चुनाव मैनेज नहीं किया, हमने संगठन को जो ढंग से काम नहीं करने दिया। लेकिन आपने तो हमारे व्यक्ति को टिकट ही नहीं दी। तो आप घोड़े की रेस में गधों को दौड़ाएंगे तो भाई उसकी हार का जिम्मेदार तो हम नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले योगी के अलावा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो कार्यकर्ता है और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वही है। उसको ना अखिलेश यादव सपोर्ट करते हैं ना उसको केंद्रीय नेतृत्व सपोर्ट करता है। चले खैर, तो ये एक टसल चल रहा था। तो जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे मैंने बात की तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि लड़ाई जो है, दो तरह के नैरेटिव जो है वो आपको आपने पिछले 15, 20, 25 दिन में आपने सुने होंगे। या तो वो एक बिल्कुल भाजपा वाला मीडिया है कि जो बताता है कि भाई कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई टसल ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया है एकदम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा वो है कि भाई बहुत बवाल हो रहा है और अभी तो ये मतलब कहते हैं ना कि तूफान के आने के पहले वाली खामोशी है, शांति है, और इसके बाद तो देखो कितना बड़ा तूफान आने वाला है। दोनों ही नैरेटिव्स गलत हैं, दोनों ही नैरेटिव गलत हैं। जो सही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब से 2017 से योगी आदित्यनाथ को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार दिल्ली से की जा रही है। और दिल्ली से बैठे बैठे यहाँ पे अधिकारी लगाना, यहाँ पे नेता इंपोर्ट करके भेजना, दो दो डिप्टी सीएम लगा करके मुख्यमंत्री को अंडरमाइन करने का प्रयास करना। जो सारी नाराजगी है वो क्या है? वो सारी नाराजगी ये है कि जो हमारे जो दो बंदे हमने लगाए हैं, या हमने अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड आईएएस बाबू, जो बीमारी है केंद्रीय नेतृत्व को कि रिटायर्ड आईएएस बाबू गुजरात से हमने जो भेजा है, वो उसकी सुनी क्यों नहीं जा रही है, उसकी चल क्यों नहीं रही है, उसको डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जिसको हमने डिप्टी सीएम बनाया है वो किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों नहीं करा पा रहा है? ये सारी नाराजगी की जड़ है ना। उसके बोले हुए आदमी को ठेके क्यों नहीं मिल रहे हैं? उसको उसके मनपसंद का मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय क्यों नहीं मिल रहा है? उसको जो है वो मंत्रालय क्यों नहीं मिल रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी मोटी मलाई आती है, जिसमें बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं, जिसमें बड़े बड़े ठेके होते हैं, कई 100 करोड़ के, 1000 करोड़ के, वो मंत्रालय उनको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? यही सारी शिकायत है और कोई शिकायत नहीं है। बाकी आपको जो दिखाया जा रहा है कि जी ब्राह्मण नाराज हो गए, फलाना नाराज हो गए, राजपूत नाराज हो गए, तो राजपूत किसकी वजह से नाराज हो गए? राजपूत क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से नाराज हो गए? गुजरात भाजपा का एक नेता चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान उठ करके राजपूत समाज के बारे में एक इतना घटिया स्टेटमेंट देता है जिसको मैं यहां पे बोलना भी नहीं चाहता। और उस व्यक्ति को मतलब उसका कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया जाता है, उससे ये तक नहीं पूछा कि भाई तुमने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, यही बता दो। माफी मांगना तो दूर की बात है। मेरे ख्याल से रूपाला नाम था उसका, भारतीय जनता पार्टी का वहां का नेता है गुजरात का। राजपूत आपको क्या होगा? आप वो राजपूत खुश होकर वोट देंगे कि राजपूतों को गाली देने वाले आपके नेता जो है वो आप राजपूतों को गाली भी देंगे, उनके पूरे समाज को अपमानित करेंगे और उसके बाद चुनाव में राजपूत आपको वोट देंगे और आप उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप उनको पार्टी से भी नहीं निकालेंगे। आप नुपुर शर्मा ने अगर एक डिबेट में कुछ कह दिया तो उसको आप पार्टी से भी निकाल देंगे, आप उसको नजरबंद भी कर देंगे कमरे के अंदर, वो घर के बाहर भी नहीं निकलने देंगे। और राजपूतों को जिसको दिल करे वो आए, गाली दे के चला जाए, उसके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो भी लोकसभा चुनाव के दौरान। इसका मतलब है ना ये स्क्रिप्टेड था, ये जानबूझ करके लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में राजपूतों का वोट तोड़ना था। आप सफल हुए, आपने तोड़ दिया। अब उसका ठीकरा आप योगी आदित्यनाथ के सर पे तो नहीं फोड़ सकते। नेता आपके गुजरात का था, उसके खिलाफ कार्रवाई आपने नहीं की और आप ये कह सकते कि नहीं भाई अगर उनको हटा देंगे तो हमारा दिक्कत हो जाएगी। भाई आपके एक इशारे पे तो गुजरात का पूरा कैबिनेट चेंज हो गया। रातों रात मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। ओवरनाइट सवेरे उठे नया मुख्यमंत्री, नई पूरी कैबिनेट, दिल्ली से बैठे बैठे, और एक नेता वहां गुजरात में बैठा हुआ जिसके खिलाफ आपसे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सबको समझ में आता है। ये वो बातें हैं जो मैं संगठन के लोगों की बता रहा हूं, जो वरिष्ठ पत्रकारों की बता रहा हूं, जो यहां पे कवर करते हैं, जो उन्होंने फीडबैक दिया। तो डेलिबरेटली उत्तर प्रदेश में राजपूत वोटों को कटवाने के लिए आपने ये सारा का सारा षड्यंत्र गुजरात से रचवाया। उसके बाद
कहते जी ब्राह्मण नाराज हो गए। और समाजवादी पार्टी क्या करती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो माता प्रसाद पांडे को बना देती है। मीडिया में एक नया नैरेटिव शुरू हो जाता है कि भाई ये सरकार तो ब्राह्मण विरोधी है। क्यों? क्योंकि ये प्रो ठाकुर है, प्रो राजपूत है। योगी आदित्यनाथ के जितने चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके जो चीफ एडवाइजर हैं, उनके जितने भी इर्द गिर्द जो 5-7 लोग हैं वो ठाकुर हैं। कौन सी जाति से आते हैं? वो सारे सारे ब्राह्मण हैं। तो कैसे एंटी ब्राह्मण हो गए वो? लेकिन ये एक भ्रम मार्केट में फैलाया जा रहा है कि ये एंटी ब्राह्मण है, ये एंटी ब्राह्मण है। एंटी ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ये प्रो राजपूत हैं, क्योंकि सारे काम राजपूतों के हो रहे हैं, सारे राजपूतों को ये मिल रहा है, ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिल रहा है। भाई ब्राह्मण आपके उप मुख्यमंत्री हैं, जैसे एक ओबीसी मुख्यमंत्री है। एक ओबीसी मुख्यमंत्री है, हार के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो अपना विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम है। और फिर कंप्लेन ये कर रहे हैं कि भाई ओबीसी लोगों को अंडरमाइन किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल एक सीट जीत करके योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी कर रही है, दिल्ली में बैठ के मीटिंग बुला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसमें जा नहीं रही है, अपनी पार्टी से किसी को भेज भी नहीं रही है। उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति को यहाँ पे मंत्री भी बनवाया गया है, उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री बनवाया गया है। वो खुद एक सांसद में खुद मंत्री है दिल्ली में, और एक पे उनके घर वाले जो है वो मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। तो ये जो सारा का सारा प्रपंच जो फैलाया गया है, इसको लेकर के लखनऊ के अंदर एक बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक रिजेंटमेंट है, नाराजगी है, गुस्सा है। और अभी जब ये मुख्यमंत्रियों की जब बैठक प्रधानमंत्री ने की आज से 4-5 दिन पहले, जिसके बाद ये हुआ कि भाई योगी आदित्यनाथ रहेंगे मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा, तो लोगों ने कहा कि देखा, हमने कहा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा सकते, आज नहीं, आगे भी नहीं। विरोध करवाते रहेंगे, विरोध नहीं कम होगा। अब ये जो कहा जा रहा है कि अब खत्म हो गया मामला, खत्म नहीं हुआ है, विरोध फिर होगा। जो उपचुनाव है विधानसभा के, इनके बाद फिर एक नई लहर आएगी, फिर साल भर बाद कुछ नई लहर आएगी। वो तब तक लहरें आती रहेंगी, जाते रहेंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं टस से मस कर पाएंगी। ये बात मैं आपको आज फिर दोबारा गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, जो यहाँ पे जो आम कार्यकर्ता है, ठीक है आम कार्यकर्ताओं की भी अपनी अपनी शिकायतें हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता को भी पता है कि अगर वो किसी और के लिए वोट मांगेगा तो वोटर देगा नहीं, वोटर योगी को ही वोट देगा। और योगी का उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हो रहा है वो सारा का सारा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हो रहा है। जो एके शर्मा जी को भेजा गया है वहां गुजरात से, और वो पिछली बार डिप्टी सीएम नहीं बनवाया गया तो उसलिए सीएम को ही हटाने लग गए थे। इस बार उनको जो है जबरदस्ती ऊर्जा मंत्रालय दिलवाया गया, भाई बिजली विभाग। तो बिजली का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? हमारे जो देखने वाले उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, जरा बताएं कि बिजली का क्या हाल है यहाँ पे। मैं काशी में बैठा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है पिछले 10-11 साल से। अखिलेश यादव तक की सरकार में यहाँ पे 24 घंटे बिजली थी, और जिसके बारे में अखिलेश यादव ने लोकसभा में अभी 2 दिन पहले जो है बोला है कि जब तक मैं मुख्यमंत्री था मैंने 24 घंटे बिजली दिलवाई बनारस को। सही बात कही उसने, उसमें कोई गलत बात नहीं है, 24 घंटे दिलवाई। लेकिन क्या वो 24 घंटे बिजली आज मिल रही है? एके शर्मा के मंत्री बनने के बाद मिल रही है? योगी जी के पहले टर्म में मिल रही थी 24 घंटा बिजली, लेकिन क्या जब से एके शर्मा ऊर्जा मंत्री बने तब से मिल रही है काशी में बिजली? तो अगर आपके वोट्स गिर रहे हैं, अगर आप 5 लाख के 5.5 लाख के मार्जिन से 1.5 लाख के मार्जिन पे आए, तो आप योगी जी से सवाल करने से पहले जरा आप एके शर्मा से भी पूछ लें। जिन लोगों को आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ठेके दिलवाए, पत्थर लगाने के ठेके, कंस्ट्रक्शन के ठेके जिनको दिलवाए, जरा उनसे भी पूछें। जो लोग आज के डेट में यहाँ पे याद चलवा रहे हैं गंगा नदी के अंदर और घाटों पे ठेके दिए जा रहे हैं, नमो घाट बनाया गया, वो घाट ही ठेके पे दे दिया गया। बताइए अब घाट भी ठेके पे दिए जाएंगे, उस घाट में जाने का टिकट कटाना पड़ता है। सोच सकता था कोई, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने बनाया तो हम उसका टेंडरिंग करेंगे। हमने एक नया, वो घाट पहले से था, उसका नाम खिड़किया घाट था, तो उसको जो है नमो घाट बना दिया गया। उसको उसकी मरम्मत करके उसमें कुछ नया वो कहते तीम ताम जो भी लगाते हैं आजकल, उसको बना दिया। बनाया तो उसको टिकट लगा दिया। अब इतने सारे घाट बने हुए हैं बनारस में, 80 घाट से लेके सिंधिया घाट है, राजा चेत सिंह घाट है, दुनिया भर के घाट है, तुलसी घाट है, जैन घाट है। किसी घाट में जाने का टिकट लगता है? नहीं, लेकिन वहां पे लगता है टिकट। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले जरा उनसे भी सवाल करें, जिन्होंने वहां पे टेंडरिंग की और जिन्होंने वहां पे ठेके दिए और जिन्होंने लिए, वो कहाँ के लोग हैं, किन की दया दृष्टि से उनको मिले। जो याद चल रही है वो कौन चलवा रहा है, उसका पैसा किसका पैसा है, उसको पता करें। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर हर चीज का दोष डाल देना, हर चीज, तो इससे क्या होगा कि भाई वोटर को पता है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो भी कमियां, उसके 90% कमियों का जिम्मेदार जो है वो केंद्रीय नेतृत्व है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को दिलवाई है वो चीजें। अगर जनता नाराज हो रही है तो उनकी वजह से नाराज हो रही है, जिस तरह से वो डील कर रहे हैं। और जब मैंने यहाँ पे लोगों से बात की तो ये भी कहा गया कि भाई आप हमें ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जाएगा,
मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले को पद्म विभूषण योगी आदित्यनाथ ने कहा था देने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था या यहां संगठन से मांग थी? किसकी मांग थी? विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि हमारे लोगों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलवाई, राम भक्तों को मरवाया, और यहां तक कहा कि अगर मुझे दोबारा चलवानी पड़ेगी, तिबारा चलवानी पड़ेगी तो फिर चलवाऊंगा। अगर वो चीज मुझे, अगर वो आदेश फिर देना होगा तो मैं फिर दूंगा। उस मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण योगी आदित्यनाथ ने कहा था देने के लिए। वो कि आपके केंद्रीय नेतृत्व ने डिसाइड किया, अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया ना कि इनको पद्म विभूषण देना है। योगी जी ने कहा था। उनको पद्म विभूषण 2023 में दे दिया गया, मार्च या अप्रैल में। और जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, लालकृष्ण आडवाणी ने, उनको भारत रत्न 1 साल बाद दिया गया। यानी पहले मुलायम सिंह का सम्मान करो, आडवाणी का सम्मान साल भर बाद होगा। तो ये काम करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। और इस तरह के काम से क्या संगठन के लोग बड़े खुश होते हैं? वोटर बड़ा खुश होता है क्या? इसके लिए भी योगी जिम्मेदार है। वो कहावत है कि चौबे चले छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। तो आपका ये था कि भाई हम यादव वोट भी तोड़ लें। यादव वोट कैसे तोड़ेंगे? मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दे दो, देख लेते हैं। आपने चौधरी चरण सिंह को भी दे दिया भारत रत्न। हम देखते हैं कितने जाट आपको वोट देते हैं। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं ना 3 महीने बाद। भाई चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दिया तो लोकसभा में कितने जाटों ने वोट दे दिया आपको। और हम देखेंगे कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे हरियाणा में तो कितने जाट आपको वोट दे देंगे। तो ये जो दिल्ली में बैठे बैठे जो स्ट्रेटजी बनाने की बीमारी है कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दे दो तो यादव वोट दे देंगे, चरण सिंह को भारत रत्न दे दो तो जाट वोट दे देंगे, फलाना को ये रत्न दे दो तो वो जात के लोग वोट दे देंगे। जनता काम पे वोट देती है। आप उनके लिए काम कीजिए। आपने उज्ज्वला योजना में जब आपने गैस सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया गांव गांव में लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, तो उन्होंने आपको वोट दे दिया। उसके लिए आपको किसी व्यक्ति को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आप लोगों के लिए कार्य करते हैं, उनके जीवन में कहते हैं ना कि अमूलचूल परिवर्तन होता है, तो जनता वोट देती है। और इस तरह के अवार्ड देने से आपका अपना कैडर नाराज होता है कि मुलायम सिंह को अगर पद्म विभूषण दिया जाएगा तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, कार्यकर्ता बड़ा प्रसन्न होगा, वोटर बड़ा खुश हुआ होगा देख करके, मैं एज ए वोटर बहुत खुश हुआ हूंगा। तो वो जिम्मेदारी आप अपने नहीं लेते। आप बैठ के दिल्ली में एक्सपेरिमेंट करते हैं और दोषारोपण करने के लिए आपने लखनऊ को रखा हुआ है कि भाई योगी आदित्यनाथ के ऊपर लपेट देंगे। वो तो नहीं है इस चीज को बर्दाश्त करते, वो नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया। योगी जी के पहले कार्यकाल के दौरान ये भी बात खुल के सामने आई कि योगी जी के पहले कार्यकाल के दौरान स्टार्टिंग के 2-3 साल एक महानुभाव संगठन में भेजे गए थे वहां दिल्ली से, और बड़े करीबी हैं जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको भेजा गया था। उनका काम ही यही था कि यहाँ पे जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, ठेके हैं, वही सारा वो देखते थे, उन्हीं की मर्जी से होता था। तो ये टसल शुरू हुई शुरुआती, वो वहीं से हुई जब उनको वापस भेजा गया। जब योगी जी ने साफ कर दिया कि कोई भी अधिकारी इनकी आदेश पे, इनकी रिक्वेस्ट पे, इनकी रिकमेंडेशन पे ना कोई ट्रांसफर करेगा, ना पोस्टिंग करेगा, ना ठेके अलॉट होंगे, ना कहीं कुछ होगा। और बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी सब ऑनलाइन होता है, सब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन की हकीकत सबको पता है। आप में से हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे होंगे, सबको पता है कि ऑनलाइन टेंडरिंग की हकीकत क्या है, ऑनलाइन टेंडरिंग कैसे होती है और कैसे उसको फैब्रिकेट किया जाता है, कैसे L1 बताया जाता है, कैसे बिड जो है वो दिलवाई जाती है और वो ठेके दिलाए जाते हैं, फिर वो सबलेट किए जाते हैं और किसको किसको सबलेट करना है वो सब कुछ किया जाता है। ऐसी भी कंपनियां हैं जो सिर्फ पेपर पे हैं, वो काम कुछ नहीं करती, उनको बड़े बड़े टेंडर्स मिल जाते हैं। उनका ओनर जो है कहीं अहमदाबाद में बैठा है, कहीं बॉम्बे में बैठा है, कहीं कहीं बैठा है, उसको 500 करोड़ 400 करोड़ का उसको ठेका मिल जा रहा है। काम वो एक नहीं करता, खुद सारा काम उठा करके सबलेट कर देता है, यानी कि अपने नीचे छोटे ठेकेदारों को दे देता है करने के लिए। पेमेंट खुद अपने अकाउंट में लेता है, उसका पोर्टफोलियो बड़ा होता रहता है और नीचे जो छोटे ठेकेदार हैं वो छोटे के छोटे ही रह जाते हैं, पूरी जिंदगी उसके नौकर बन के रह जाते हैं। तो ये भी गौर धंधा चला है, यहाँ पे चलवाया गया, दिल्ली से बैठ के चलवाया गया। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो लोकल ठेकेदार हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्यों नाराज है भाई? वो कहते हैं यार मिट्टी फेंकने तक का अगर ठेका हमको नहीं मिलेगा तो यानी क्या उत्तर प्रदेश का आदमी मिट्टी फेंकने लायक नहीं है? वो ठेका भी आप किसी और को ही देंगे, दूसरे राज्य के आदमी को देंगे। वो आकर के जो है कि वो बदायूं में, वो आकर के बरेली में, वो आकर के आजमगढ़ में, वो आकर के जौनपुर में जो है वो रोड बना रहा है, और मतलब रोड खुद बना भी नहीं रहा है, वो आगे सबलेट हम ही को कर रहा है, हमको ही दे रहा है। यानी कि 5% 7% के मुनाफे पे हम मजदूरी कर रहे हैं ठेकेदार होकर के, और वो वहां पे अपने घर में बैठे बैठे, अपने होम स्टेट में बैठे बैठे 15% 17% जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसका पसीना भी नहीं बह रहा। तो इन चीजों को, ये सारा का सारा धंधा किसने फैलाया हुआ उत्तर प्रदेश में? तो लोग नाराज होंगे। उस चीज की नाराजगी थी, है, अभी भी है, और संगठन में बैठे हुए लोगों की है, कार्यकर्ताओं की है। और बहुत बड़े बड़े नेता जो है ना वो लपेट दिए गए। राजनीति के सीने में दिल नहीं होता है,
बहुत सारे नेता थे जिनको लगता था कि उनके बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ है ही नहीं, उनके बिना भारतीय जनता पार्टी चल ही नहीं सकती। बहुत सारे नेता थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर वो नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं, वो चार्ल्स डिगॉल का जो कोट है, द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इनडिस्पोजेबल पीपल। जिनको ये गलतफहमी होती है कि उनके बिना काम नहीं चलेगा, कब्रिस्तान भरा हुआ है ऐसे लोगों की लाशों से। और दुनिया चल रही है, दुनिया चल रही है, पार्टी चल रही है, संगठन चल रहे हैं। हमें संघ की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया नहीं गया था, ये भी स्टेटमेंट दिलवाया गया था। जिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये स्टेटमेंट दिया था, उनके मुंह में कितनी लंबी जबान है सबको पता है, वो कितना बोल सकते हैं, उनका पॉलिटिकल कैपिटल कितना है, उनका पॉलिटिकल कैपिटल कितना है सबको पता है। जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में वो कितने बड़े नेता हैं ये भी सबको पता है। और सबको ये मालूम है कि उनके मुंह में जो जुबान है वो उनकी अपनी नहीं है, उनके हाथ में ना कलम अपनी है ना मुंह में जुबान अपनी है। जहां कहा जाता है वहां कलम चलती है, और जो कहा जाता है बोलने को वही वो बोलते हैं। तो आप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए संघ को भी अंडरमाइन करेंगे, आप कहेंगे हमको इनकी भी जरूरत नहीं है। आप योगी को भी अंडरमाइन करेंगे, आप कहेंगे हमको इनकी भी जरूरत नहीं है। तो बिना योगी के, बिना संघ के, बिना विश्व हिंदू परिषद के, बिना इस संगठन के, आपको क्या लगता है कि आप ये इंपोर्ट कर करके, बिकॉज आप 10 साल सत्ता में थे, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप ये इंपोर्ट कर करके समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, टीडीपी से, डीएमके से और कांग्रेस से इनको इंपोर्ट करके आप जो है कि सरकार बना लेंगे दोबारा? नहीं होगा ऐसा। राजनीति बिजनेस नहीं है, राजनीति बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ईडी और सीडी एक लिमिट तक काम करते हैं। ईडी और सीडी के जरिए आप जो है ला करके आपने पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेसीकरण किया है, सारे भ्रष्टाचारी उठा उठा करके आप बटोर बटोर के ला रहे हैं। जिनको जिनको मना किया जाता है इनको मत लो, उन सबको लेके आए। जिन्होंने आरएसएस 26/11 की साजिश किताब लॉन्च की उनको भारतीय जनता पार्टी में लेके आए, उनको टिकट दिया। योगी जी ने मना किया उसके बावजूद दिया, संघ ने मना किया उसके बावजूद दिया, तो ठीक है। तो फिर नतीजे से भाई आप उसका ठीकरा योगी जी के सर पे नहीं फोड़ सकते। और आज अगर राहुल गांधी के मुंह में भी इतनी आवाज आई है और आप खड़े होकर के लोकसभा में कह रहे हैं कि माननीय स्पीकर हमको संरक्षित कीजिए, माननीय स्पीकर हमको संरक्षित कीजिए, तो ये दिन आप अपने ऊपर खुद ही लेके आए ना, वो और कौन लेके आया है? अगर आप अपने आप को रिंग मास्टर न समझते कि सारा गेम आप ही चलाते हैं और सारा गेम आप ही चलाएंगे और ईडी और सीडी के जरिए आप पूरा देश कंट्रोल कर लेंगे, तो ये दिन नहीं आता। अगर आप अपने संगठन के लोगों की सुनते, आप अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी सुनते, अगर आप इन व्यापारियों की और बिजनेसमैनों की और ये जो दलाल घूमते हैं आपके यहाँ पे, इन दलालों की न सुनते और कार्यकर्ताओं की सुनते, तो ये दिन ना देखना पड़ता। अगर आप सत्ता के नशे में इतना चूर ना होते तो आपको आज वो सिर न ढूंढ रहा होता कि जिसके सिर पे आपको ये ठीकरा फोड़ना है। और आप इतने कमजोर किस लिए हैं? क्योंकि हर वो व्यक्ति जो संगठन से जुड़ा हुआ है, जो ग्राउंड से आया हुआ है, वो आज योगी के समर्थन में है। चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, इस तरह के जितने भी नेता हैं, इस तरह के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है आज की डेट में केंद्र में, वो सारा योगी के साथ में खड़ा है, वो योगी को बैक कर रहा है। क्योंकि आपने 10 साल सबको ही अंडरमाइन किया, सिर्फ योगी को तो करने का प्रयास नहीं किया। तो आज की डेट में पार्टी के अंदर भी, अगर संगठन के अंदर, आप खुद की भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात कर रहा हूं, और ये बात लखनऊ में लोगों को मालूम है, लखनऊ में जो बैठा हुआ नेतृत्व है उनको ये बात मालूम है कि ये जो सारा का सारा जो खेल खेला जा रहा है, ये सारे खेल में जो समर्थन जो है वो आपके पास नहीं है। केंद्र में भी वो सारा का सारा समर्थन जो योगी जी के भी पास है। जो सीनियर लीडरशिप है वो योगी जी को सपोर्ट कर रही है कि नहीं भाई योगी जी आप ठीक है, आप बिल्कुल पीछे मत हटिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूं आज। तो ये जो सबको आपने अपने खिलाफ किया हुआ है, वो आपकी एक व्यक्तिगत, कहते हैं ना कि आप अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं में, अपने पर्सनल एम्बिशंस में आप इतना ज्यादा खोए हुए थे कि आपने सबको जो है कि हर किसी को आपने नौकर समझ लिया था कि सारे के सारे तो आपकी दया दृष्टि पर निर्भर है, आप जिसको जैसा चाहेंगे उसे चला लेंगे, तो चला लीजिए। आप तो आज संरक्षण मांग रहे हैं, संरक्षण मांगते रहेंगे। प्रधानमंत्री तो नहीं बनते, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे कभी। और ये बात भी मैंने आपको पिछले अपने प्रोग्राम में मैंने बोला हुआ है कि वो साहब कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि संघ कभी भी इस तरह के व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, संभव ही नहीं। और संघ के बिना, और मैं आपको बता दूं, संघ के लोगों को भी मालूम है और भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को मालूम है कि संघ बीजेपी को चुनाव जिता नहीं सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी को चुनाव जिता नहीं सकता, लेकिन बीजेपी और संघ दोनों को मालूम है कि संघ बीजेपी को चुनाव हरा सकता है। और संघ ने अगर आपको हराने का डिसाइड कर लिया तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप चाहे जितनी भी ईडी सीडी कर ले, चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, आप चाहे कि इस देश का सारा एक वोट खरीद लें, तो भी आप चुनाव नहीं जीतेंगे। मुझे यह था कि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराऊं, इसलिए मैं दौरे पे आया था। और मैं आपको चाहता था कि आपको ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराऊं, इसलिए मैं यहाँ पे लखनऊ के दौरे पे था, अभी काशी में भी हूँ। यहाँ से भी हम आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, जो आपको नहीं तो सोशल मीडिया पे ट्रोल्स गालियाँ देते हैं कि
बनारस की जनता, अयोध्या की जनता, ये सारे के सारे बद्रीनाथ वाले, ये सब के सब जो है हिंदू विरोधी हैं। काशी वासी हिंदू विरोधी हो गए, अयोध्या वाले हिंदू विरोधी हो गए, बद्रीनाथ वाले हिंदू विरोधी हो गए, ठीक है। और ये अलग अलग शहरों में बैठे हुए, अमेरिका में बैठ के, यहाँ वहाँ बैठ के सारे के सारे जो है ये हिंदूवादी हो गए। चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ से भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देंगे यहाँ पे, और मैं आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दूंगा जहां पे एक्चुअल बनारस रहता है। मैं वहां से आपको दिखाऊंगा कि वहां पे लोगों की क्या समस्याएं हैं, वहां पे लोग कितना परेशान है, उनकी क्या प्रॉब्लम था। ये 4 लाख वोट गिरा है, ये 4 लाख वोट गिरा क्यों है? जो 5.5 लाख के मार्जिन से जीते थे प्रधानमंत्री जी 19 में, वो आज इस बार 1.5 लाख के मार्जिन से क्यों जीते और 2 राउंड पीछे क्यों चल रहे थे, ये भी बताऊंगा। और मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा ओपिनियन हो सकता है बायस्ड होगा, मैं जनता से बात करूंगा, जनता आपको बताएगी। और आप सभी जो अभी तक जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि ओपिनियन बनाना एक चीज़ है। आपने 2-4 ट्वीट देखे, आपने 2-4 चीज़ें जो है सुनी, आपने अलग अलग न्यूज़ चैनल पे सुन लिया और आपने एक ओपिनियन बना लिया। ज़रूरी नहीं कि सच्चाई वही हो, सच्चाई जब आप खुद ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको पता चलती है। और योगी जी का ये जो विरोध है, ये योगी जी का विरोध खत्म नहीं होने वाला है। जैसे मैंने कहा, ये फिर होगा, उपचुनाव के बाद फिर होगा, फिर एक राउंड आएगा, ये चलता रहेगा। ये पावर टसल है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक विजेता डिसाइड नहीं हो जाता कि भाई ये जीत गए। अपने हथियार डालने वाला कोई नहीं है, न दिल्ली में बैठे हुए सब अपने हथियार डालेंगे। और योगी जी को जितना लोग जानते हैं, जो लोग उनको समझते हैं, और योगी जी को जिन लोगों ने देखा है, मैंने योगी जी की राजनीति को पिछले 20 साल 25 साल से मैंने देखा है। उन जहाँ से वो गोरखपुर से वो चुनाव लड़ते हैं, और गोरखपुर जहाँ पे वो पीठ पे हैं, वहाँ पे मैंने अपना लाइफ का एक बड़ा समय गुजारा है। तो मुझे पता अच्छी तरीके से योगी जी का टेम्परामेंट क्या है। अगर उन्होंने कोई चीज़ निर्णय कर लिया है तो वो गिव अप करने वाले व्यक्ति नहीं है। उनके बारे में कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अलग है। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अगर उन्हें वो काम करना है, उन्हें लगवाना था ठेलों पे नाम, तो उन्होंने लगवा दिया। उन्होंने नहीं फिक्र की कि बवाल कहीं कुछ और चल रहा है, बवाल चल रहा है सत्ता को लेकर के, वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि यार ठेले पहले नाम लगाओ सबके। तो वो दूसरे किस्म के नेता हैं, वो नेता नहीं है, वो एक हिंदुत्ववादी, एक सेनापति कह लीजिए, उनको योद्धा कह लीजिए, वो एक हिंदुत्ववादी योद्धा है। उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि वो जिस गद्दी में बैठे वो गद्दी उनसे ये लोग नहीं ले पाएंगे, इनके बस की नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि पे मिला नहीं है। और जो लोग भी आपको ये सिखाते हैं पढ़ाते हैं ना कि अगर अमित शाह को हटाना होता है या मोदी जी को हटाना होता है उनको मुख्यमंत्री लगाते, क्यों? उन्होंने मुख्यमंत्री उनको लगाया ही नहीं था, मुख्यमंत्री उनको संघ ने लगाया था। उनकी जो चॉइस थी वो मनोज सिन्हा ही थे, जो 2019 में अपना खुद का लोकसभा चुनाव हारे। तो हारे हुए घोड़ों पर दाव लगाने का जो शौक है वो दिल्ली के लोगों को है, संघ को नहीं है। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप आगे भी जुड़े रहेंगे और आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और हम आपको काशी से, बनारस से हम आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स देंगे, कुछ दिन आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। और यहाँ पे कुछ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी आपको बताएंगे कि भाई वो आपको जो फीडबैक देंगे, जो अपडेट देंगे, वो पत्रकारों की बात कर रहा हूं मैं जिनके पास 40-40 साल, 50-50 साल का पत्रकारिता का अनुभव है काशी का। तो वो आपको बताएंगे उन्होंने संघ परिवार को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 1940s से 50s से 60s से देखा हुआ है यहाँ पे काशी प्रांत में। तो आप अपना ओपिनियन सिर्फ मेरे कहने पे भी मत बनाइए, हम आपकी उनसे भी बात कराएंगे और यहाँ की जनता से भी आपको जोड़ेंगे। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।